सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सेशन अप, जहां पर हम चैप्टर लिविंग वर्ल्ड की शुरुआत करने वाले हैं। एंड आज मैं आपको एक बहुत ज्यादा जरूरी साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाने वाला हूं, एज वेल एज ये जो सिस्टमैटिक्स यूनिट है जिसमें 4 चैप्टर्स आते हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, इस यूनिट के इंट्रोडक्शन को भी पढ़ाने वाला हूं। जैसे जब हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट किया था तो पहले लेक्चर में हमने यूनिट का इंट्रोडक्शन भी पढ़ा एंड जीएन रामचंद्रन साहब के बारे में भी पढ़ा एंड रामचंद्रन प्लॉट को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। सिमिलरली हम कुछ छोड़ेंगे नहीं एंड के लिए, हम सारी चीजें साथ साथ ही करते हुए चलेंगे। तो आज अर्नेस्ट मेयर साहब का डिस्कशन करेंगे एंड यूनिट का इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको दे रहा हूंगा एंड देन आफ्टर आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है वो भी आपके साथ साझा कर रहा हूंगा, है ना। तबियत शक्ल पे आ रही होगी, थोड़ा सा बुखार चढ़ा हुआ है मुझे एंड बॉडी एक है काफी ज्यादा, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा आराम आराम से पढ़ाऊं। तो अगर मैं बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर जोर जोर से बोलने लगूं तो मुझे थोड़ा थमने के लिए कह दिया जाए, बिकॉज आज मेरी कंटिन्यूअस क्लासेस हैं टिल 8 PM, तो मेरे को अपने आप को बरकरार रखना पड़ेगा, अदरवाइज घर जाके सुत्ते बाबू हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलो मेरे भाई, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, सुस्वागतम। सभी भाइयों बहनों का स्वागत है विपो भैया की इस क्लास में। सभी को वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल है जारवी समाज के, एक बार फटाफट बता दो ना, जिससे हम लोग आगे बढ़ पाए एंड इस सेशन को, इस ताबड़तोड़ सेशन को हम लोग शुरू कर पाए। मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, बेसिक लेवल से चीजें उठाऊंगा, एकदम फंडामेंटल लेवल से, यानी अगर आपको कुछ भी नहीं आता है बायोलॉजी में तब भी आप इस सेशन को देख सकते हैं, सीख सकते हैं एंड बाकायदा सारी की सारी चीजें आज आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से फिट हो जाएंगी। फिर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं, उसके लिए भी बने रहिएगा, रुके रहिएगा। क्या हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं मेरे भाई, फटाफट बताइए। क्या हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर दें, क्या हम हमारी पहली हेडिंग डाल लें, एक बार झटपट बताइए। अगर मेरे भाई हम पहले चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर एनसीईआरटी में क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। तो इसको शुरू करने से पहले एनसीईआरटी में कुछ डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, बायोलॉजी की डेफिनेशन भी दी हुई है, लिविंग वर्ल्ड की डेफिनेशन भी दी हुई है। ये बायोलॉजी की डेफिनेशन में आपको हमारे सिलेबस को स्टार्ट करते टाइम जो लेक्चर नंबर 1 लिया गया था उसमें भी बता चुका हूं, लेकिन एक और बार जान लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। भैया बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ। कभी भी आपको बायो शब्द लिखा हुआ मिल जाए इसका मतलब होता है लाइफ। एंड लॉजी का मतलब क्या होता है, हमेशा लॉजी का मतलब होता है पढ़ाई करना, किसी चीज की आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। बायोलॉजी मतलब आप लाइफ की स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए बायोलॉजी को आगे चल के हम लोग क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, हायर लेवल पे लाइफ साइंसेज बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे, जब आप और गहराई में बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी का नाम चेंज हो जाता है, लाइफ साइंसेज इसे कहने लगते हैं हम लोग। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है मैं आपको लिखवा चुका हूं ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में, आप फटाफट बताइए। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। क्या बायोलॉजी आप साइंस में पढ़ते हैं? यस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद क्या क्या पढ़ते हो इसमें, दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ आई कैसे, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड मेरे भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले प्रोसेसेस को भी तो आप यहीं पर पढ़ते हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये भी तो आप यहीं पर पढ़ते हो। एंड लिविंग प्रोसेसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले प्रोसेसेस को भी आप यहीं पर पढ़ते हो। क्या एकदम पढ़ते हैं गुरुजी, कोई टेंशन परेशानी दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी जीवन से संबंधित जो भी चीजें हैं, चाहे वो खुद ओरिजिन ऑफ लाइफ हो, चाहे वो मेरे भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई हो कि इस दुनिया में कितने अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे हैं, या फिर मेरे भाई आपके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले जो प्रोसेसेस हैं, यानी उनकी जो फिजियोलॉजी है, इसे हम बायोलॉजी कहेंगे कि नहीं, एक बार फटाफट बताइए। एकदम सही है सर, इसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। यह हमने लेक्चर नंबर 1 में भी डेफिनेशन देखी थी। मैंने आपको एक और डेफिनेशन बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। आप में से कई स्टूडेंट्स को ध्यान होगी, जिनको ध्यान नहीं है मैं दोबारा ध्यान दिला देता हूं। एक और डेफिनेशन थी जिसमें मैंने कहा था बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कितने लोगों को ये याद है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, या इज द स्टडी ऑफ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, की दुनिया में जीवन आया कैसे
और जीवन चल कैसा रहा है। यानी कहीं भी अगर आप जीवन की बात करें या जीवित ऑर्गेनिज्म की बात करें तो क्या मेरे दोस्त आप बायोलॉजी में ही ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। चाहे आप लाइफ के बारे में बात करें, चाहे आप स्टोरी ऑफ लाइफ के बारे में बात करें कि जीवन आया कैसे इस दुनिया में, हर चीज क्या आप बायोलॉजी में ही पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ रहे होंगे। ये डेफिनेशन सबको पहले से पता थी, एकदम पता थी सर। अब मेरे भाई अगर आप इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा गौर से देखें, इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा गौर से देखें तो हमने कहा इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी आप बायोलॉजी में करते हो। इसे एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं? क्या इसको हम डाइवर्सिटी कह सकते हैं? क्या इसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं? आप खुद देखिए, अर्थ हैज ग्रेट डाइवर्सिटी, जिसको हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं ग्रेट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी शब्द किस चीज से आया? डाइवर्स, यानी अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, भांति भांति के यहां पर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। और यह डाइवर्सिटी कितनी है आपको पता है? बिल्कुल पता है सर। आज तक मोर देन 1.7 to 1.8 मिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज इस अर्थ के ऊपर खोजी जा चुकी हैं। इतनी स्पीशीज आर आइडेंटिफाइड टिल डेट। इनको हम लोग खोज चुके हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, इनका हम लोग नामकरण कर चुके हैं, हमें इनकी डिटेल्स पता है, इनका नाम वगैरह पता है। इतनी चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, पहचान चुके हैं। और क्या दुनिया में इतनी ही स्पीशीज है? नहीं सर, और भी हो सकती हैं। इतने तो वो हैं जो हमने खोज ली हैं, और हम सब कुछ तो खोज नहीं सकते। कोना कोना चप्पा चप्पा तो हमको पता नहीं है। कुछ तो हमसे भी मिस हुई होंगी। समंदर की गहराई तक अभी तक हम पहुंचे नहीं हैं, जंगल के एक एक कोने तक हम लोग पहुंचे नहीं हैं, रेगिस्तान में भी क्या पता कोई छुपा हुआ ऑर्गेनिज्म बैठा हो रेत की चादर ओढ़कर। हमें नहीं पता है कि कहां कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है। हम उतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को नहीं खोज पाए हैं आज तक मेरे भाई। ये तो वो है जो हम खोज चुके हैं। 17 से 18 लाख स्पीशीज वो है जो हम खोज चुके हैं। क्योंकि 1 मिलियन में कितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं भैया? 10 लाख। इट इज 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी 17 से 18 लाख अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स तो हम आज तक खोज चुके हैं। इतना तो हमने भैया इस अर्थ पे अभी तक रिसर्च कर लिया है। क्या इस डाइवर्सिटी को भी हम बायोलॉजी में ही पढ़ेंगे? हां कि ना? क्या ये डाइवर्सिटी भी हम लोग यही पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर? हमने कहा चाहे इस दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसकी स्टडी, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना कामकाज हो रहा है उसकी स्टडी, इस धरती पे जीवन कैसे आया उसकी स्टडी, सब कुछ बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये जो डाइवर्सिटी है, यानी अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो धरती पर पाए जा रहे हैं, क्या इनकी स्टडी भी आप यहां करेंगे बायोलॉजी में? यस, यानी लिविंग वर्ल्ड की स्टडी भी क्या आप बायोलॉजी में करेंगे? जितने भी जीव जंतु हैं उनकी स्टडी भी क्या आप बायोलॉजी में करेंगे। इसको हम लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। यानी इस धरती पे, हमारे गोले पे, हमारे अर्थ पे जितने अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, इस पूरे को हम लोग लिविंग वर्ल्ड कह रहे हैं। यानी जितनी भी लिविंग चीजें हैं इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे, उनकी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, उनके बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। ये हम लोग जान रहे हैं। करेक्ट? करेक्ट है सर। ये 2 लाइनें अगर आपने लिखनी है बहुत अच्छी बात है, वरना सिर्फ एंड की लाइन लिख लो। ऊपर वाली ऑलरेडी आपके नोट्स में है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में है। अगर आप यहां भी बाइफर्केशन करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस 17 से 18 लाख में से अगर आप देखें तो एनिमल्स कितने हैं? एनिमल्स ज्यादा होते हैं क्या? बिल्कुल ज्यादा होते हैं। अगर आप 17 से 18 लाख में से देखें तो मोर देन 1.2 मिलियन, यानी मोर देन 12 लाख आपके क्या हैं? आर एनिमल्स। एंड आपका लेस देन 5 लाख, यानी 0.5 मिलियन के आसपास क्या है? आर प्लांट्स। मेनली आपके प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, यही आपकी दुनिया को ओवरऑल बना रहे हैं। करेक्ट? उसके अलावा और भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन मेनली प्लांट और एनिमल ही सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहां पे 12 लाख और 5 लाख आप बाइफर्केट कर सकते हैं। ठीक है? यहां पे अगर चाहे तो लेस देन का साइन मत लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, कह दो लगभग 5 लाख, ये बात भी ठीक हो जाएगी। करेक्ट है? ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर चल रहा है मेरे भाई, नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इतनी बातें सबको समझ में आई? एक और बार सुन लीजिए। कई तो इतने ज्यादा सोए पड़े हैं मेरे भाई, नाश्ता निपटा के 1 बजे, मम्मी 4 पराठा ला दो, मम्मी 4 पराठा ला दो। सुबह से पढ़ती बाबू, फिजिक्स केमिस्ट्री का लेक्चर करने के बाद 4 पराठा लपेट के राजा वाली मेंटालिटी दिखा के तुम मेरी क्लास में आ गए हो, और तुम्हें यह भी नहीं पता कि चैप्टर कौन सा चल रहा है। क्यों भाई, इतनी क्या जीवन में कमी आ गई है ज्ञान की कि यही नहीं पता कि चैप्टर कौन सा चल रहा है? लिविंग वर्ल्ड है चैप्टर का नाम। शुरू से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड।
यहां पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैंने आपको बायोलॉजी की परिभाषा बताई, यानी डेफिनेशन बताई, जहां मैंने आपको कहा कि जहां भी लिविंग या लाइफ की बात हो जाए, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे लिविंग प्रोसेसेस हो, चाहे लाइफ हो, इनकी स्टडी आप बायोलॉजी में करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया दुनिया में अभी तक हम लोग 17 से 18 लाख अलग अलग प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको खोज चुके हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें से लगभग 12 लाख से भी ज्यादा एनिमल्स होते हैं और 5 लाख के आसपास क्या होते हैं आपके, लगभग प्लांट्स होते हैं। गुरुजी बात समझ में आ गई, कोई टेंशन है नहीं। अब मेरे भाई ये जो प्लांट्स हैं इसमें ही फंगस भी इंक्लूडेड होते हैं। कई पूछ रहे हैं, ये हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, फंगस आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ये भी आप प्लांट में ही इंक्लूड कर लेते हो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। करेक्ट, ये कई बच्चों को पता होगा जिन्होंने 12वीं क्लास ठीक तरीके से पढ़ रखी है। फंगस को भी प्लांट में ही रखते हो, तो ये मेजरली आपका प्लांट प्लस फंगस हो गया और ये आपका एनिमल हो गया। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो यहां पर आपने इतनी बातें देख ली हैं, इतनी बातें सबको समझ में आई? यस, यस। अच्छा, सेल साइकिल में लिखा हुआ है वो टाइटल चेंज हो जाएगा, उसको कर लेंगे हम, टेंशन मत लो, है ना। आ जाओ मेरे भाई, दोबारा से मेरे भाई उसको हम लोग चेंज करा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लगेगा, करवा देंगे। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन सबको समझ में आई, अर्थ के बारे में सबको पता लग गया। अब मेरे भाई यहां पर एक नया टॉपिक जो है इसको हम लोग देखने वाले हैं। आराम से देखिए, एनसीईआरटी के एकदम बेसिक लेवल से मैं शुरुआत कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं एनिमेट एंड इनएनिमेट मैटर। तो इस दुनिया में जो पुराने लोग थे, बहुत पुराने लोग, झिंगालाला हु करने वाले जो जंगल में रहते थे, उन्होंने भी इस दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी चीजें थी उसको दो कैटेगरी में तोड़ दिया। तो हम क्या कह रहे हैं, अर्ली मैन यानी बहुत पुराने आदमी। अर्ली मैन क्लासिफाइड ऑल द मैटर प्रेजेंट ऑन अर्थ, ऑल द मैटर प्रेजेंट ऑन अर्थ into टू कैटेगरीज। दुनिया में जितने भी अलग अलग प्रकार की चीजें हो सकती हैं, जितना भी मैटर हो सकता है, इस मैटर को हमने दो टुकड़ों में बांट दिया। राइट, हमने मतलब अर्ली मैन ने दो टुकड़ों में बांट दिया। पहला जो टुकड़ा हो गया इसको हम लोगों ने क्या कहा, इसको हम लोगों ने कहा एनिमेट मैटर, और दूसरे टुकड़े को हम लोगों ने क्या कह दिया, इन एनिमेट मैटर कह दिया। इसको थोड़ा गौर से पढ़ेंगे, ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। तो दो चीजें कौन कौन सी आपको देखने को मिली, एनिमेट मैटर, इन एनिमेट मैटर देखने को मिली। ठीक है जी, आराम से देखिए। पहली चीज जो आपको देखने को मिली, दिस इज एनिमेट मैटर। नाम में घुस जाओगे खोपड़ी पे सरसों का तेल लगा के, बिल्कुल घुस जाएंगे गुरुजी। पहली चीज है एनिमेट मैटर, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी आपकी, इन एनिमेट मैटर। दूसरी चीज हो जाएगी आपकी क्या, इन एनिमेट मैटर। मुझे खुद बताइए इन दोनों में क्या फर्क होना चाहिए, इन दोनों में क्या फर्क होना चाहिए। व्हाट इज एनिमेट मैटर एंड व्हाट इज इन एनिमेट मैटर। एनिमेट में क्या एनिमल का साउंड आ रहा है, खुद बताइए सर। एनिमेट में एनिमल का साउंड आ रहा है साफ साफ, और एनिमल क्या होता है, जीवित होता है। एनिमल क्या होता है, जिंदा होता है, बिल्कुल होता है गुरुजी। इसीलिए आप इसे क्या कहेंगे, इट इज बायोटिक मैटर और लिविंग मैटर। इट इज बायोटिक या लिविंग मैटर। यस गुरुजी, एनिमल जो है वो जिंदा होता है, तो ये बायोटिक या लिविंग मैटर होगा, एकदम होगा। जबकि यहां पर अगर आप देखें तो इट इज इन एनिमेट मैटर। इन का मतलब होता है नॉन, तो यहां पर आप क्या कहेंगे, नॉन लिविंग, या इसको कह सकते हैं कि इसमें लाइफ एब्सेंट है, यानी ए बायोटिक मैटर, ए बायोटिक मैटर। करेक्ट, एकदम करेक्ट है, ए बायोटिक मैटर ये हो जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल लिखें यहां पर, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर, एग्जाम्पल तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। अगर एनिमेट मैटर है तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एनिमल ही हो जाएगा। एंड प्लांट्स भी क्या लिविंग होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। इसीलिए हम उनको अलग से किंगडम में रखते हैं, प्लांट किंगडम में रखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं बायोलॉजी में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एनिमेट मैटर में आपका एनिमल आ जाएगा एंड प्लांट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एनिमेट से एनिमल एकदम मैच कर रहा है। एंड यहां पर इन एनिमेट मैटर में क्या क्या लिखा, अर्ली मैन ने यहां पर लिखा विंड, सी, फायर
एटसेट्रा। आग जो है वो नॉन लिविंग है। इसके अलावा सी है यानी समंदर है, यानी पानी हो गया, या हवा हो गई, तो हवा, पानी, आग, इनमें लाइफ नहीं होती, तो ये आपके इनएनिमेट मैटर हो गए। जबकि आपका एनिमल और प्लांट जो है इनमें आपकी लाइफ होती है, तो ये एनिमेट मैटर हो गए। इतनी बात सबको समझ में आई? ये बहुत बेसिक लेवल की बात है, इसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। और भी चीजें लिख सकते हो यहां पे, जैसे कुछ लोग लिख रहे हैं सॉइल, बिल्कुल लिख सकते हैं, सॉइल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या कहा भैया कि अर्ली मैन जो है इस दुनिया में पहले जो पाए जाते थे मैन, बहुत पुराने जमाने में, है ना, जंगल में जो रहा करते थे, उन्होंने भी इस दुनिया में पाए जाने वाले मैटर को दो कैटेगरी में तोड़ा, एक लिविंग मैटर, एक नॉन लिविंग मैटर। लिविंग मैटर को एनिमेट कह दिया, बायोटिक कह दिया, और जो आपका नॉन लिविंग है उसको इनएनिमेट कह दिया या फिर एबायोटिक कह दिया। सर बात समझ में आ गई? बच्चों वाली बात है, तो इसमें तो कुछ तगड़ा था ही नहीं। एग्जैक्टली, इसमें कुछ तगड़ा नहीं था, एकदम जनरल लेवल की चिंदी बात है। सबने लिख लिया है? एक बार फटाफट बताइए। मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं एंड अब डिफरेंसेस बताता हूं दो और चीजों में। नाउ देयर आर टू मोर डिफरेंसेस दैट यू नीड टू क्रैक, और बहुत ही प्यारे प्यारे डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। करेक्ट? करेक्ट है। आराम से देखिए, अगली जो चीज है यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज के बारे में। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज। भाई जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसका कंपैरिजन चालू हो जाता है। इसकी नाक तो इसके बुआ पे गई है, इसकी आंखें तो इसकी मम्मी पे गई हैं, है ना, ठुड्डी तो इसकी दीदी पे गई है। तो सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस निकालना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। करेक्ट? तो आप अपनी दीदी से भी थोड़े बहुत सिमिलर होंगे, थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे, आप अपने मम्मी पापा से भी थोड़े बहुत सिमिलर होंगे, थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे। जी गुरुजी, एकदम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में। अब समझ लो भैया, यहां पर एक हम जोड़ा बना ले, है ना, जोड़ा बना ले। समझ लीजिए ये है पेरेंट, मम्मी, मम्मी मेरी मम्मी, ये बना दिया हमने, ठीक है। और यहां पर हमने बना दिए पापा, स्पाई की पापा बना देते हैं, है ना, पापा मेरी जान बना देते हैं। यहां पर ये मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा हैं भाई, ये मम्मी पापा आरागी लेवल के मम्मी पापा हैं, ठीक है, ठीक है। अब समझ लो भैया, मम्मी पापा जो हैं, शादी हुई, शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे हुए। पहले एक नादान घोंचू बेटा हुआ, ठीक है, उस बेटे को हम यहां बना देते हैं। मैंने क्या बताया? पहले एक नादान बालक हुआ है, बेटा हुआ है, तो ये हमने यहां पर बनाया, छोटा कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद एक बेटी हुई, वो हम यहां बना देते हैं, ठीक है, छोटी कर देते हैं थोड़ी। करेक्ट है? करेक्ट है। यहां पर देखिए, ये है पेरेंट, ये है मदर, ऊपर लिख दूंगा, नीचे लिख दे रहा हूं, ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, और ये है फादर। तो मदर और फादर आपको देखने को मिले? बिल्कुल देखने को मिले। ये है मदर और ये है भैया फादर, और ये इनके बच्चे हैं जिसको हमने कह दिया सन एंड इसको कह दिया डॉटर। ठीक है जी, एकदम करेक्ट है जी। अब मुझे बताइए, अगर आप डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज देखना चाहते हैं, समझ लीजिए आप सिमिलैरिटी देखना चाह रहे हैं, बच्चे में मम्मी से कितनी सिमिलैरिटी है, या इस बच्चे में पापा से कितनी सिमिलैरिटी है, या बच्ची में मम्मी से कितनी सिमिलैरिटी है, या बच्ची में पापा से कितनी सिमिलैरिटी है। आप क्या दो जनरेशंस के बीच में सिमिलैरिटी देख रहे हो? अगर मैं सीधा देखूं तो मम्मी पापा की जनरेशन ये लेवल की है और ये बच्चों की जनरेशन ये लेवल की है, एक जनरेशन नीचे आ रहे हैं बच्चे। अगर मैं इन दोनों जनरेशन के बीच में सिमिलैरिटी देखना चाहता हूं तो क्या मुझे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, हां के ना? अगर मैं इन दोनों जनरेशंस के बीच में सिमिलैरिटी देखना चाहता हूं तो क्या मुझे मेरे भाई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी? यस, इसको मैं क्या कहूंगा? वर्टिकल सिमिलैरिटी कहूंगा। अर्थात ऐसे सिमिलैरिटीज जो इन बच्चों के बीच में और मम्मी पापा के बीच में है, क्या ये वर्टिकल सिमिलैरिटी हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। यानी दो डिफरेंट जनरेशंस को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो वर्टिकल सिमिलैरिटी देखने को मिलेंगी। और मैं कहूं कि इन भाई बहन में कितनी सिमिलैरिटी है, तो भाई बहन तो दोनों सेम ही जनरेशन के हैं, तो क्या मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तो सेम ही जनरेशन में जब मैं सिमिलैरिटीज देख रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अर्थात हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज देख रहा हूं। लेकिन दो जनरेशंस के बीच में जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो मैं खड़ी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यानी मैं वर्टिकल सिमिलैरिटीज देख रहा हूं, तो वर्टिकल लाइन बनेगी, बिल्कुल बनेगी।
अर्थात इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दूं, इसी चीज को सिंप्लीफाई करके लिख दूं, तो मेरे भाई अगर आप देखें तो आप अगर दो जनरेशंस के बीच में सिमिलैरिटीज देखेंगे तो इट इज वर्टिकल सिमिलैरिटी। क्या कहा आपने यहां पर? सिमिलैरिटीज बिटवीन टू जनरेशंस आर वर्टिकल सिमिलैरिटीज। और दो जनरेशन के बीच में आप ये सिमिलैरिटीज देख पा रहे हो तो इसे कहेंगे वर्टिकल सिमिलैरिटी। और इंटर जनरेशन सिमिलैरिटीज, इंटर यानी इन बिटवीन टू जनरेशन, इंटर जनरेशन सिमिलैरिटीज, दो जनरेशंस के बीच में सिमिलैरिटीज हैं तो इंटर जनरेशन सिमिलैरिटी कह दिया, बिल्कुल कह दिया। और एक वर्टिकल लाइन बनी तो वर्टिकल सिमिलैरिटी कह दिया, बिल्कुल कह दिया। गुरुजी देश का बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ है, कोई टेंशन परेशानी हमें इस चीज में है ही नहीं। लेकिन अगर मेरे भाई मैं यहां पर सिमिलैरिटीज बताना चाहूं इन दोनों भाई बहन के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर मैं सिमिलैरिटी बताऊं तो यह सिमिलैरिटी कैसी हो जाएगी? सिमिलैरिटीज within same generation is called, कैसी लाइन बनाई? हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई गुरुजी, is called horizontal similarity, horizontal similarity। और सेम जनरेशन के अंदर ही काम चल रहा है तो इसे कहेंगे इंट्रा जनरेशन। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, सेम जनरेशन के अंदर ही, इंट्रा जनरेशन सिमिलैरिटीज। करेक्ट, इंट्रा जनरेशन सिमिलैरिटीज। तो इसे हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी कहा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, या इसे इंट्रा जनरेशन कह दिया, इंट्रा यानी विद इन सेम जनरेशन हो जाएगा। यस, एंड यहां पर आपने इंटर जनरेशन कह दिया, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, यानी दो चीजों के बीच में। तो दो जनरेशन के बीच सिमिलैरिटी है इंटर जनरेशन, सेम विद इन सेम जनरेशन है तो आपका इंट्रा जनरेशन। सर बात समझ में आ गई? यानी अगर मैं अपने अंदर सिमिलैरिटी देख रहा हूं कि मैं मम्मी से कितना सिमिलर हूं तो बताओ ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल? फटाफट बताइए। मैं आपको सवाल ये दे रहा हूं कि अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं अपनी माता जी से कितना सिमिलर हूं तो ये हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी है या वर्टिकल सिमिलैरिटी है? ये बताइए। ये भी लिखना है सर? नहीं निकला है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं लिखना है। ये पेन जो है इसको नाक में घुसा लो, है ना। ये पेन कलम तोड़ के फेंक दो दोस्तों, इससे क्रांति आ सकती है। बड़े बड़े क्रांतिवीर ये कह के गए हैं कि कलम से क्रांति आएगी, और तुम्हें क्रांति लानी नहीं है। तुम एक काम करो, ये पेन जो है इसको या तो फेंक मारो कहीं पे या नाक में घुसा लो, ठीक है। लिखना नहीं है कुछ। वर्टिकल सिमिलैरिटी है, वर्टिकल सिमिलैरिटी है बिल्कुल। अगर मैं खुद का कंपैरिजन किसी दूसरी जनरेशन से कर रहा हूं, दो जनरेशन के बीच में खड़ी लाइन बनेगी। ये ऊपर वाली जनरेशन है, परम पूजनीय माता पिता की जनरेशन है, ये हमारी जनरेशन है, तुच्छ जनरेशन। तो वर्टिकल लाइन बनेगी दोनों के बीच में, तो वर्टिकल सिमिलैरिटी। अगर खुद की तुलना खुद जैसे ही किसी तुच्छ इंसान से कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। बराबरी वालों में बात हो रही है, सेम जनरेशन में बात हो रही है, तो मेरे भाई हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी इसको कह देंगे। सर बात समझ में आ जाती है? दिस इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी। सर देश के सारे युवाओं को यह बात समझ में आ चुकी है, ठीक है, ठीक है। इतना सबने लिख दिया है एक बार फटाफट या इन द चैट सेक्शन प्लीज। यहां तक का मैं पूरा रिवीजन आपको करा देता हूं। 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, तीनों बातें आपके साथ मैं साझा कर लेता हूं, एक और बार शेयर कर लेता हूं, आराम से सुनिएगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा क्योंकि कई बालकों को यह भी डाउट था कि चैप्टर कौन सा चल रहा है, तो हम दोबारा से सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात मैंने ये कही कि आज हम डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी फिर से देखेंगे। बायो का मतलब होता है लिविंग या समथिंग रिलेटेड टू लाइफ। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी आप लाइफ की स्टडी कर रहे हो, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के होने वाले कामकाजों की स्टडी कर रहे हो, तो इन सब को आप बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं। यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बैक्टीरिया में क्या चल रहा है, एवरीथिंग रिलेटेड टू लाइफ इज बीन स्टडीड इन बायोलॉजी। तो दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनकी स्टडी भी हम बायोलॉजी में करेंगे, बिल्कुल करेंगे।
तो आज तक हम 17 से 18 लाख अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खोज चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसमें से मोर देन 1.2 मिलियन यानी 12 लाख से ज्यादा जो है एनिमल्स हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, और लगभग 5 लाख के आसपास प्लांट्स एंड फंगस है। फंगस को भी हम यहां प्लांट में ही डाल के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। दुनिया में जो बहुत पुराने ह्यूमन बींग्स थे, इन्होंने जितना भी मैटर था इस दुनिया में, इसे दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। जो जिंदा मैटर है इसे एनिमेट बोला, एनिमेट मतलब एनिमल लाइक, यानी एनिमल से ही एनिमेट शब्द निकाला, यानी बायोटिक यानी लिविंग, और जो नॉन लिविंग चीज है इन्हें कह दिया इनएनिमेट या नॉन लिविंग। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज क्या होती हैं ये भी हमने देख लिया। अगर हम दो अलग अलग जनरेशंस को कंपेयर कर रहे हैं तो बीच में वर्टिकल लाइन बनेगी, तो वर्टिकल सिमिलरिटी, और दो अलग अलग जनरेशंस को कंपेयर कर रहे हैं तो इंटर जनरेशन, दो अलग अलग जनरेशन के बीच में सिमिलरिटीज देख रहे हैं तो इंटर जनरेशन सिमिलरिटीज। एंड अगर एक ही जनरेशन में सारी की सारी हम रिसर्च कर रहे हैं, एक ही जनरेशन में अगर सारा का सारा डेटा निकाल रहे हैं तो इंट्रा जनरेशन सिमिलरिटीज या हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज इसको कह देंगे। सर बात समझ में आ गई, सर बात पकड़ में आ गई, इसमें कोई टेंशन है नहीं। अब मेरे भाई एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप देख लीजिए, एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो यूजुअली बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती। हम एक एक वर्ड एनसीईआरटी का आपके सामने खोल कर रखेंगे, एक एक चीज बहुत गहराई में पढ़ेंगे, तो इत्मीनान से पढ़िए। हमने क्या कहा, अगली जो चीज है ये है द व्यूज ऑफ बायोलॉजी, द व्यूज ऑफ बायोलॉजी। सो there are two views to understand biology. There are two views to understand biology. बायोलॉजी को पढ़ने के दो व्यूज हैं, यानी दो अलग अलग प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो बायोलॉजी को। कौन कौन से ये दो व्यूज हैं ये हमें देखने हैं। पहला जो व्यू है मेरे भाई इसे हम कहते हैं बायोसेंट्रिक व्यू, और दूसरा जो व्यू है इसे हम कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। नाम अपने आप में काफी सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नामों में ही घुस जाएंगे, खोपड़ी पे नवरत्न तेल लगा के हम क्या करेंगे, नामों में ही घुस जाएंगे। सो दो व्यूज हो सकते हैं बायोलॉजी समझने के, दो अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक हो सकते हैं। पहला जो व्यू है इसे हम क्या कहते हैं, बायोसेंट्रिक व्यू। पहला व्यू जो है इसे हम क्या कहेंगे, बायोसेंट्रिक व्यू। खुद बताइए इसका मतलब क्या होना चाहिए। बायो का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बायो का मतलब अभी अभी गुरुजी आपने बताया था लिविंग, एंड सेंट्रिक का मतलब एट सेंटर, यानी सबसे बीच में, सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस किसको दी गई है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। करेक्ट करेक्ट। एंड ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर एट सेंटर, यानी दे आर एट फोकस। सेंटर पे ये हैं, इन पे पूरा का पूरा फोकस है। किस पे पूरा का पूरा फोकस है, सारे ऑर्गेनिजम्स पे ही। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको हम बराबर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्या ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। आप दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बराबर इंपॉर्टेंस दोगे तो मेरे भाई आप अपने घमंड में सड़ोगे नहीं, आप हर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने की कोशिश करोगे, जानने की कोशिश करोगे, और उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा क्यों मिलेगा, आपको पता लगेगा कि किस लकड़ी से सबसे ज्यादा बेहतरीन माचिस की तिल्लियां बन सकती हैं, आपको पता लगेगा किस पेड़ से सबसे बेहतर मसाले मिल सकते हैं, किससे रेजिन मिल सकता है, किससे गम मिल सकता है, किससे आपको अलग अलग प्रकार के और केमिकल्स मिल सकते हैं, ग्लू वगैरह मिल सकते हैं। ये सारी चीजें आपको कब पता लगेंगी, जब आप उन पर रिसर्च करोगे। मैं अपने घर के बाहर निकल के देख ही नहीं रहा, हो सकता है कोई ऐसा प्लांट हो जो बहुत खतरनाक मेडिसिन बना पाता हो। क्या कोई ऐसा प्लांट है जो कि बहुत बेहतरीन मेडिसिन बनाता है, बिल्कुल हो सकता है कोई एंटी कैंसरस ड्रग लेकर के बैठा हो, लेकिन मैं रिसर्च ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो अपने घमंड में ही सड़ा जा रहा हूं कि भाई मैं तो ह्यूमन पे फोकस रखूंगा सारा का सारा, मुझे तो ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाना है, बहुत तगड़े तरीके से ह्यूमन पे रिसर्च करनी है। अपने आसपास देखूंगा नहीं तो मुझे नया मसाला मिलेगा कहां से, नई चीजें मिलेंगी कहां से। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं सबको बराबर तवज्जो दूं, सबको बराबर इंपॉर्टेंस दूं। हियर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all living organisms are given equal importance, are given equal importance. Therefore we will do research
ऑन ऑल ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस, हम अपने आसपास पाए जाने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स पे स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देयरफॉर आवर बायोलॉजिकल नॉलेज विल इंक्रीज, क्या हमें आसपास जो जीव जंतु पाए जा रहे हैं उनके बारे में ज्यादा ज्ञान हो जाएगा कि किससे क्या मिलता है। आर बायोलॉजिकल नॉलेज विल इंक्रीज, किससे क्या मिला ये हमें पता लग जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल मिल जाएगा गुरुजी। सारा ज्ञान जो है हम लोग यहां पर जुटा लेंगे, क्या बिल्कुल जुटा लेंगे गुरुजी। तो क्या ये एक बेटर व्यू है? क्या ये एक बेटर व्यू है? ये एक अच्छी बात है कि हम हर ऑर्गेनिज्म को एकदम बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या ये बेहतरीन चीज है? बिल्कुल बेहतरीन चीज है सर, बिल्कुल बेहतरीन चीज है। इसीलिए हम कहते हैं देयरफॉर दिस व्यू इज बेस्ट, दिस व्यू इज बेस्ट। ये व्यू बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म की आप स्टडी करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा आपके आसपास कौन कौन है और उससे आपको क्या क्या मिल सकता है। तो आपको बेहतरीन आइडिया लग जाएगा आसपास के लिविंग नेचर का। करेक्ट, करेक्ट है सर, इसे हम कहते हैं बायोसेंट्रिक व्यू। लेकिन अगर आप दूसरे व्यू की बात करते हैं तो इट इज एंथ्रोपोसेंट्रिक। इट इज एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू क्या होता है भाई? एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में शब्द आ रहा है एंथ्रोपो, एंड एंथ्रोपो का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपो इज अ वर्ड रिलेटेड टू ह्यूमन, है ना। ह्यूमन रेस की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो मेरे भाई एंथ्रोपो इज अ वर्ड रिलेटेड टू ह्यूमन। यहां पर आप क्या करते हो? खुद के ही घमंड में मरे रहते हो। आपको लगता है सिर्फ ह्यूमन पे ही स्टडी करनी चाहिए और मेरे भाई किसी पे स्टडी करनी नहीं चाहिए। तो क्या यहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से आसपास के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता लगेगा? बिल्कुल नहीं पता लगेगा। तो यहां पे क्या है? ह्यूमंस आर कंसिडर्ड सुपीरियर देन ऑल अदर स्पीसीज। हम कहते हैं ह्यूमन ही है जो है भैया, इसके अलावा तो कुछ है ही नो आसपास। ह्यूमंस आर कंसिडर्ड सुपीरियर देन ऑल अदर स्पीसीज, देन ऑल अदर स्पीशीज। कहे कि भैया ह्यूमन ही है सब कुछ, इसी पे रिसर्च करो, बाकी स्पीशीज पे रिसर्च मत करो, बाकी ऑर्गेनिजम्स पे रिसर्च करके अपना टाइम खराब मत करो। देयरफॉर वी डोंट स्टडी ऑल ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस, वी डोंट स्टडी ऑल ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। खुद ही खुद में खोया हुआ है इंसान, आत्ममुग्धता में, नार्सिसिज्म में। वी डोंट स्टडी ऑल ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। मैं तो देख देख शिष्या शर्मांदी फिरूतू हो रखा है, इसका खुद ही खुद में लगा हुआ है भाई। मैं ही हूं हुस्न परी, मैं जाने जहां, मैं सबसे हंसी, मैं सबसे जवां। खुद ही खुद में खोया हुआ है, खुद की खुद ही में खो गया, तो इसीलिए इसका नुकसान हो गया। वी डोंट स्टडी ऑल ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस, देयरफॉर ओनली लिमिटेड प्रोग्रेस इन आवर बायोलॉजिकल नॉलेज। हमारी बायोलॉजिकल नॉलेज सिर्फ ह्यूमन के अराउंड ही बढ़ी और किसी ऑर्गेनिज्म को हम जाने ही नहीं बायोलॉजिकल नॉलेज। देयरफॉर इट इज नॉट अ गुड व्यू, देयरफॉर इट इज नॉट अ गुड व्यू। करेक्ट, करेक्ट है गुरुजी। इसीलिए बहुत अच्छा व्यू नहीं माना गया। मेन व्यू कौन सा माना गया? सबसे बेहतरीन व्यू कौन सा माना गया? आपका बायोसेंट्रिक, जहां हर ऑर्गेनिज्म को बराबर इज्जत हम लोगों ने दी है। व्हाट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू? माय पॉइंट ऑफ व्यू इज आल्सो बायोसेंट्रिक। हम लोग तो हमेशा सिखाते हैं भाई, संसार को हमने ही नारा दिया है वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा का पूरा संसार जो है एक परिवार है, सबको बराबर मानना चाहिए, सबको बराबर आंकना चाहिए, सबको बराबर इज्जत सौंपनी चाहिए। अगर हम ही इस बात को नहीं माने तो भैया दुनिया कैसे मानेगी, है ना। तो मेरे भाई यहां पर जो बायोसेंट्रिक व्यू है ये बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को बराबर इंपॉर्टेंस देते हो। बराबर इंपॉर्टेंस दोगे तो सबको पढ़ना चाहोगे, सीखना चाहोगे, तो आपको नॉलेज मिलेगी। आप खुद ही खुद में खोए हुए हो, सिर्फ खुद को पढ़ना चाहते हो, खुद को सुपीरियर मान के बैठे हो, बाकियों को स्टडी ही नहीं कर रहे हो, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी नहीं, लिमिटेड रह जाएगी। तो इट इज नॉट अ गुड व्यू। क्योंकि आप खुद बताइए भाई, आप लिमिटेड नॉलेज लेना चाहोगे या बहुत ज्यादा नॉलेज लेनी चाहोगे? सर बहुत सारी नॉलेज लेना चाहेंगे, तो आसपास के ऑर्गेनिजम्स तो आपको पढ़ने चाहिए ना। यही बात है। हमारे जान की कीमत बहुत है, ये मैं मान सकता हूं कि हम दुनिया चला रहे हैं, हम लोग सेल्फ कॉन्शियस हैं,
हमारे जान की कीमत जेन्युइनली बहुत है। समझ लीजिए मेरे भाई, यहाँ पे एक मच्छर उड़ रहा है, डेंगी मच्छर उड़ रहा है, फुर 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 करके यूं पकड़ के मार दिया मैंने, तो कोई नहीं पूछेगा कि मच्छर मारा कि नहीं मारा, कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई जेल नहीं होगी, कोई केस नहीं होगा। बट अगर एक इंसान को खरोंच भी आ जाती है तो मेरे भाई केस लग जाता है। इंसान की जान की कीमत बहुत है। बाकी ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको हम लोग थोड़ा कम वैसे भी आंकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन बायसनेस। ह्यूमन खुद को लेकर के बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है, औरों के लिए उतना प्रोटेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि रूल्स बनाने वाले तो हम ही हैं, तो क्या हम अपने आप को ऊपर नहीं रखेंगे? कहीं तो वो बायसनेस आएगी भाई, आती है सर। समझ लो कल को मैं कोई रूल बनाने बैठूं, अगर मैं बहुत निष्पक्ष हूं तो ही मैं सही रूल बना पाऊंगा, अदरवाइज मैं थोड़ी बहुत भी बायसनेस दिखा गया उससे कईयों का कबाड़ा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो रूल बनाते हैं और बहुत खराब रूल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को वो एपिसेंटर पे रखते हैं हमेशा। जब भी आप एक ऐसी कमिटी के मेंबर हो या आप जब भी कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो लाखों लोगों की लाइफ को इंपैक्ट करती है, तो खुद को थोड़ा सा साइड में रख के सोचना चाहिए, तब यू कैन थिंक बेटर, अदरवाइज नहीं सोच पाओगे। यस, यही बात है। तो मेरे भाई दिस इज बायोसेंट्रिक व्यू, दिस इज एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। ये दोनों ज्ञान की बातें थी, ये हमने की अच्छे तरीके से। बात समझ में आ गई गुरुजी? समझ में आ गई तो एक बार मिला इन द चैट सेक्शन प्लीज, फटाफट बता दो। अब एक लाइन लिखवाऊंगा जो कि सबको बहुत प्यारी लगेगी, बेहतरीन लगेगी, क्योंकि वो लाइन है ही बेहतरीन। इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं बिकॉज मेरे पास जगह है, आप अपने नोट्स के नीचे लिख सकते हो। लास्ट लाइन में लिखवा रहा हूं, इसके बाद अर्नेस्ट मेयर साहब की स्टडी हम लोग कर रहे होंगे। करेक्ट? करेक्ट है। यहां मैं एक नोट बना देता हूं 10 रुपए का, क्योंकि छोटी बात है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ज्ञानी लोग हो। मैं तो खुद इतना ज्यादा भाव विभोर हो जाता हूं आपको पढ़ा करके, कितने ज्ञानी लोगों से मेरा पाला पड़ा है, तो आपको पढ़ा करके मेरी ही उल्टी नॉलेज बढ़ जाती है। यस, तो मेरे भाई यहां पर नोट बना लीजिए कि ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्टेड ऑन अर्थ, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आज तक इस अर्थ पे रहे हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स एवर एग्जिस्टेड ऑन अर्थ, जैसे कि डायनासोर वगैरह जिनको हमने कभी देखा भी नहीं है। गुरुजी जुरासिक पार्क में देखा था, जब डायनासोर खत्म हो गए थे ना इस दुनिया से, तब तक तुम पैदा भी नहीं हुए थे, कोई भी पैदा नहीं हुआ था, ह्यूमन रेस तब थी ही नहीं, तो किसी ने भी डायनासोर को टेक्निकली देखा नहीं है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर हमने जब धरती की खुदाई करी, वहां से हमें जो कुछ हड्डियां मिली, कुछ अवशेष मिले, उनके आधार पर हमने आइडिया लगाया कि इतनी बड़ी हड्डी है, डायनासोर इतना बड़ा होता होगा। उन हड्डियों को जोड़ के हम लोगों ने क्या किया, एक ढांचा तैयार किया कि हाँ डायनासोर इस आकार का होता होगा, इस शेप का होता होगा, इतने लेंथ का होता होगा। तब जाके हमने एक डायनासोर की इमेज अपने दिमाग में तैयार की, उसको हमने फिर पिक्चर में कास्ट किया, अदरवाइज आपने थोड़ी देखा है। यस गुरुजी, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स एवर एग्जिस्टेड ऑन अर्थ, एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे कभी भी रह चुके हैं, एवर एग्जिस्टेड, एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ जो रह रहे हैं, और आर अबाउट टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ, और आर अबाउट टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ, that is all organisms of past, present and future। सिंपल लिखूं तो all organisms of past, present and future, भूतकाल के, वर्तमान काल के and भविष्य काल के, are having at least some similarities as they all have कॉमन जेनेटिक मटीरियल। कौन सा है कॉमन जेनेटिक मटीरियल बताइए? एज दे हैव कॉमन जेनेटिक मटीरियल। अगर मैं बोलूं दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म आज तक हुए हैं, पहले ऑर्गेनिज्म से लेकर के आज तक, इस दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म है, तब से लेकर के आज तक दुनिया में जितने भी जीव जंतु हुए हैं, सब में अगर कॉमन जेनेटिक मटीरियल है, तो वो कॉमन जेनेटिक मटीरियल कौन सा है बता दो ना सर। ये कॉमन जेनेटिक मटीरियल कौन सा हो जाएगा? कई महानुभाव पीछे मुड़ूंगा तो लिख के बैठे होंगे डीएनए। आहा वाह, मेरे शेरों पर मुझे पूरा भरोसा है।
डीएनए कॉमन जेनेटिक मटेरियल कहां होता है मेरे भाई? क्या सब में, दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल? नहीं गुरुजी, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, कुछ में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन दोनों के दोनों क्या हैं? डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, तो दोनों न्यूक्लिक एसिड ही, तो कॉमन जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? कॉमन जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? इट इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है गुरुजी। ये जो न्यूक्लिक एसिड है दो प्रकार का होता है गुरुजी, जैसे डीएनए इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, पढ़ेंगे इसके बारे में जेनेटिक्स में। डीएनए इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल गुरुजी, एंड आरएनए इन फ्यू ऑर्गेनिजम्स, जी गुरुजी, बात समझ में आ गई। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है सर। तो हमने क्या क्या बातें की यहां पर, एक बार ये लिख लीजिए, और लिखने के बाद एक बार तारा इन द चैट सेक्शन प्लीज, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। ये आपका जनरल अकाउंट कंप्लीट हो गया है। मेन बातें जो आपको एनसीईआरटी के इस यूनिट के इंट्रोडक्शन से जाननी थी वो आपको पता लग गई हैं। थोड़ी सी गहराई में घुसेंगे, अब अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में चर्चा करेंगे। अब तो मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा कि हमने सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी कि दुनिया में जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, उनके अंदर होने वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं, या जीवन में आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं रिलेटेड टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म या रिलेटेड टू लाइफ, वो सब बायोलॉजी के अंदर आप करेंगे। तो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने ये बात पता लगाई कि 1.7 टू 1.8 मिलियन अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज तक हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जिसमें से मोर देन 1.2 मिलियन स्पीशीज एनिमल्स की हैं और लगभग 0.5 मिलियन स्पीशीज प्लांट की हैं। यानी 17 से 18 लाख अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आज तक हम लोग देख चुके हैं। एंड मेरे भाई, उनमें से लगभग 12 लाख के आसपास एनिमल्स हैं, 5 लाख के आसपास प्लांट्स हैं। ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि आपके जितने भी मैटर हैं इस अर्थ के ऊपर, लिविंग नॉन लिविंग, हमने दो कैटेगरीज बना दी हैं। लिविंग को एनिमेट कह दिया, बायोटिक कह दिया, नॉन लिविंग को इनएनिमेट कह दिया, एबायोटिक कह दिया। अर्ली मैन ने दो कैटेगरी बना दी। फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज के बारे में पढ़ा कि अगर आप पेरेंट और बच्चों की जो जनरेशन है इनके बीच में सिमिलैरिटीज देख रहे हैं कि आप अपने पापा से कितने सिमिलर हैं, आप अपनी मम्मी से कितने सिमिलर हैं, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। दो जनरेशन के बीच में सिमिलैरिटीज देख रहे हो तो इसे इंटर जनरेशन सिमिलैरिटी या वर्टिकल सिमिलैरिटी कह दिया। अगर भाई बहन आपस में सिमिलैरिटीज देख रहे हैं यानी सेम जनरेशन के अंदर अगर बात हो रही है तो इसे इंट्रा जनरेशन या हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज कह दिया। फिर दो व्यूज थे बायोलॉजी को पढ़ने के लिए, एक बायोसेंट्रिक व्यू जहां हर ऑर्गेनिज्म को इक्वल इंपॉर्टेंस दी, तो सबके बारे में आपने पढ़ाई की, सबके बारे में आपने रिसर्च की, तो आपकी नॉलेज बहुत बूस्ट हुई, इसलिए अच्छा व्यू माना गया, इसे बायोसेंट्रिक व्यू कहा गया। दूसरा एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है जहां ह्यूमन को एकदम सेंटर पे रखा गया, यानी ह्यूमन को ही सबसे महान माना गया, तो आसपास के ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी ही नहीं की, रिसर्च ही नहीं की, उनके बारे में ज्ञान ही नहीं जुटा पाए, तो आपकी नॉलेज लिमिटेड रह गई, इसलिए गंदा व्यू है, खराब व्यू है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज तक हुए हैं और जितने भी होंगे उन सब में कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो मेरे भाई इसीलिए सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से एटलीस्ट कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो शेयर करते हैं। सर बात समझ में आ गई? सारा रिवीजन हो गया यहां तक का, इतनी बातें सबको समझ में आ गई हैं, तो मैं एनसीईआरटी की डिस्कशन करा देता हूं यहां तक। इसको देखिए, मैं ये वाला पेज करा रहा हूं, आराम से सुनिएगा। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जीवन के बारे में पढ़ो, एंड लिविंग प्रोसेसेस, ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले प्रोसेसेस के बारे में पढ़ो। जैसे आप यूनिट पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th क्लास में ही, तो प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट के अंदर होने वाले प्रोसेसेस को पढ़ रहे हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन के अंदर होने वाले प्रोसेसेस को पढ़ रहे हो, फिर बकायदा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में फ्रॉग के बारे में पढ़ते हो, है ना, कॉकरोच के बारे में पढ़ते हो, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले प्रोसेसेस को भी आप बायोलॉजी में पढ़ते हो। लिविंग वर्ल्ड जो है, यानी ये दुनियादारी जो है, ये बहुत ज्यादा डाइवर्स है। क्या? बिल्कुल। 17 से 18 लाख अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स तो हम खोज चुके हैं। दुनिया में जितना भी मैटर है इसको दो कैटेगरी में तोड़ा, इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग, एंड मेरे भाई नॉन लिविंग में आपका हवा आ गई, समंदर आ गया, पानी आ गया, आग आ गई, एंड मेरे भाई एनिमेट मैटर में एनिमल और प्लांट आ गए, लिविंग मैटर में एनिमल और प्लांट आ गए। ठीक है। अब एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू भी है जो कि आपका बहुत लिमिटेड प्रोग्रेस दे सकता है आपको, ओनली लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज, और दूसरा बायोसेंट्रिक व्यू है जो बहुत खतरनाक आपकी नॉलेज को बूस्ट कर सकता है। ठीक है,
तो मेरे भाई यहां पर हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं ऑर्गेनिजम्स में, सेम लेवल के ऑर्गेनिजम्स में, एंड वर्टिकल सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं। आप अपने आप को ऊपर वाली जनरेशन से कंपेयर कर रहे हो तो वर्टिकल सिमिलैरिटीज भी होंगी। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सारे एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है। तो द ऑर्गेनिजम्स दैट एवर लिव्ड ऑन अर्थ, जो इस धरती पे कभी भी रहे, एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आज के दिन में रह रहे हैं या जो आगे आएंगे, सबका जेनेटिक मटेरियल कॉमन है। वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल क्या है? आपका न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ और देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ठीक है सर। अब यहां पर आ जाते हैं मिस्टर अर्नेस्ट मेयर साहब की बात कर लेते हैं। इनके बारे में चर्चा करने के बाद सुत्ती बाबू हो जाएगा हमारा इस चैप्टर का। फिर हम इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जो कि चैप्टर के अंदर हैं। बाहर का पेज जो है हमारा ओवरऑल डन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अर्नेस्ट मेयर साहब। यहां तक की बातें हो चुकी हैं। एक बार बताइए, लाल कलर के दिल मार दीजिए, फेंक दीजिए इन द चैट सेक्शन। अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में डिस्कशन करेंगे झटपट फटाफट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे सवाल बन के आएगा अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट बताइए, यहां तक की बातें आर ऑल क्लियर, ऑल सेट? झटपट बताइए। यस 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 यस। आइए, बहुत शानदार। लेट्स टॉक अबाउट अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर साहब जो है, इनके जीवन में 100 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। 100 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। क्यों? क्योंकि पहला रोल यह था कि ही लिव्ड फॉर 100 ईयर्स। 100 साल तक गुरुजी जो हैं जिंदा रहे। ही लिव्ड फॉर 100 ईयर्स। सन 1904 से लेकर के सन 2004 तक इनका जीवन काल रहा। तो 100 साल तक सर जिंदा रहे। पहली बात ये 100 का पहला रेफरेंस ये है। दूसरा रेफरेंस ये है कि दुनिया के सबसे तगड़े साइंटिस्ट की जब भी लिस्ट बनेगी, टॉप 100 साइंटिस्ट की ऑफ ऑल डोमेन्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं, अगर उनमें से सबसे तगड़े 100 साइंटिस्ट की कभी भी लिस्ट बनी तो उसमें भी अर्नेस्ट मेयर साहब का नाम आएगा। तो ही वॉज लिस्टेड अमंग टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। इस दुनिया में आज तक जितने वैज्ञानिक हुए हैं उन सब में से टॉप 100 साइंटिस्ट की अगर हम एक लिस्ट बनाए, एक सूची बनाए, तो उनमें अर्नेस्ट मेयर साहब का नाम आएगा ही। जर्मनी में सर पैदा हुए थे, याद रखने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दैट ही वाज बोर्न इन कैंपटन जर्मनी। ये आप अगर छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ही वॉज कॉल्ड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इन्होंने इवोल्यूशन पे भी काम किया था, और इवोल्यूशन पे इतना तगड़ा काम किया कि इन्हें सीधा इवोल्यूशन के भगवान से कंपेयर कर दिया गया। 20वीं सदी का यानी 1900 से 2000 के बीच में जितने भी साइंटिस्ट थे, उनमें से सबसे बेस्ट काम इन्होंने किया, तो इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया। सेंचुरी मतलब 100 रन मारते हैं तो सेंचुरी बोलते हैं ना, तो 100 सालों को सेंचुरी कहते हैं। तो 20th सेंचुरी यानी 1900 से लेकर के 2000 के बीच में जो साइंटिस्ट हुए, उनमें से सबसे बेस्ट काम जो किया वो इन्होंने किया। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया। कहा गया सर, ये बात भी हमको समझ में आ जाती है, कोई टेंशन परेशानी दिक्कत तकलीफ इसमें हमें नहीं है। इन्हें सिकंदर भी कहा गया, अलेक्जेंडर भी कहा गया, अपनी फील्ड का, जूलॉजी का, इनको अलेक्जेंडर भी कहा गया। ही वॉज नेम्ड एज अलेक्जेंडर ऑफ जूलॉजी इन हिज यूनिवर्सिटी। टाइटल दिया गया। बच्चे इनको कहते थे, गुरुजी आप तो सिकंदर हो, बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह हो आप, ऐसे गाना गाते थे इनके आते ही। तो अपनी यूनिवर्सिटी में एकदम किंग आदमी थे, मतलब खतरनाक लेवल के साइंटिस्ट, अलग ही लेवल के बंदे थे। जब भी मतलब क्लास में घुसते थे तो एकदम शोर मच जाता था। इस टाइप के अलग ही लेवल के लोग थे। यस, अब क्या था कि इन्होंने काम क्या किया, हम लोग पढ़ें क्यों गुरुजी अर्नेस्ट मेयर साहब को, इन्होंने किया क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इतने महान साइंटिस्ट थे कि इनको बायोलॉजी के टॉप 3 प्राइज मिले। टॉप 3 जो थे प्राइज वो इनके सर पे विराजमान थे, ताज की तरह। कहा गया था दैट ही वॉन ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। 3 ताज इनके सर पे सजे हुए थे, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। करेक्ट, करेक्ट। पहला जो इन्होंने यहां पर
प्राइज जीता वो था बाल्जन प्राइज। एक सीक्वेंस में ही पढ़ोगे तो बेहतर रहेगा, हालांकि कोई पूछेगा नहीं, पर फिर भी आप याद रख सकते हो बाल्जन प्राइज। दूसरा इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, दूसरा इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। एंड तीसरा क्रैफोर्ड प्राइज, क्रैफोर्ड प्राइज। ये 3 प्राइज इनको मिले, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी एंड क्रैफोर्ड प्राइज। यानी 100 नंबर का इनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। 2 बार 100 नंबर इनके जीवन में आया। पहली बात, इनका जीवन काल 100 साल का था, 1904 से 2004 तक। दूसरा, दुनिया के जब भी टॉप 100 साइंटिस्ट की लिस्ट बनेगी उसमें अर्नेस्ट मेयर साहब का नाम आएगा ही आएगा। खतरनाक साइंटिस्ट थे, इन्हें अपनी फील्ड का सिकंदर भी कहा जाता था एंड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता था। इन्हें अपने टाइम के बायोलॉजी के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले, नोबेल प्राइज नहीं मिला हुआ था, 3 प्राइज मिले हुए थे, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड मेरे भाई क्रैफोर्ड प्राइज। लास्ट पॉइंट कि इनको हम लोग लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में क्यों पढ़ें, ऐसा इन्होंने क्या किया है कि इनको लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ा जाए। मैंने बताया कि आज तक हम अपने अर्थ पे कितनी अलग अलग टाइप की स्पीशीज खोज चुके हैं सर, 1.7 to 1.8 मिलियन अलग अलग टाइप की स्पीशीज हम लोग खोज चुके हैं। 17 से 18 लाख अलग अलग टाइप की स्पीशीज हम लोग खोज चुके हैं। इन्होंने स्पीशीज की सबसे बेस्ट, सबसे एक्सेप्टेड डेफिनेशन दी। अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने स्पीशीज को डिफाइन करने की कोशिश की। इनका जो डेफिनेशन था वो सबसे बेस्ट था, तो ही गेव मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज, मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज, दैट इज बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, जो मैं आपको अगली स्लाइड में पढ़ाने वाला हूं। इन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया, यानी एक ऐसा कंसेप्ट दिया जिससे आपको स्पीशीज की सबसे बेस्ट डेफिनेशन पता लगती है, स्पीशीज का सबसे बेस्ट आइडिया लगता है। इन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया, ये इनका इस यूनिट के हिसाब से सबसे बेस्ट काम था। सिस्टमैटिक्स में इनका सबसे बेस्ट काम ये था। यानी हम इनको अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इवोल्यूशन तो चल नहीं रहा है कि हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी क्यों कहा जाता है इस बारे में चर्चा करें। हम लोग मेरे भाई यहां पर बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज की। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, आराम से पढ़िएगा। मुझे बताइए यहां तक की बातें सबको समझ में आई है, क्योंकि समझने का कुछ था ही नहीं, सिर्फ सुनने का था। मैं एक और बार सुना देता हूं। अर्नेस्ट मेयर साहब के जीवन में 100 नंबर 2 बार आया। पहला, उनका जीवन काल कि वो 100 साल तक जिंदा रहे थे। दूसरा, दुनिया के टॉप 100 साइंटिस्ट में उनका नाम शुमार था। इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता था। यूनिवर्सिटी में इनको अलेक्जेंडर की उपाधि दी हुई थी कि भाई आप ग्रेट हो। फिर मेरे भाई इनको 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्राइजेस मिले थे बायोलॉजी के, जिसे ट्रिपल क्राउन कहा गया, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रैफोर्ड प्राइज। एंड इन्होंने दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड डेफिनेशन दी स्पीशीज की, जिसे बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज कहा जाता है। ठीक है, अब ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज क्या है ये हम लोगों को देख लेना है। तो हमारी आज की जो अंतिम हेडिंग है वो आप डाल लीजिए, दैट इज बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, करेक्ट। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये बात लिखवाना तो बेवकूफी हो जाएगी कि किसने दिए बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, बच्चा बच्चा जानता है सर, लास्ट स्लाइड में ही पढ़ के आए हैं। इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। एंड क्या ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड डेफिनेशन है स्पीशीज की, ये भी हमें पता है क्योंकि ये भी पिछली स्लाइड में लिखा गया है। नाउ बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज जो है ये है क्या, आराम से देखिए। हियर अर्नेस्ट मेयर सेड, हियर अर्नेस्ट मेयर सेड, अर्नेस्ट मेयर साहब ने कहा कि मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज, एक स्पीशीज क्या होती है, एक स्पीशीज वो होती है जिसके मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज कैन ब्रीड टुगेदर टू फॉर्म or to produce fertile offspring, to produce
फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, यानी ऐसे बच्चे पैदा करें जो आगे और बच्चे पैदा कर पाए, फर्टाइल रहें, इसे हम स्पीशीज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए यहां पर है ह्यूमन बीइंग, मैं कह रहा हूं यहां पर आपका मेल ह्यूमन है होमोसेपियन, एंड यहां पर है फीमेल ह्यूमन होमोसेपियन। क्या दोनों सेम स्पीशीज के हैं? यस गुरुजी, दोनों सेम स्पीशीज के हैं। अगर मेरे भाई मेल और फीमेल दोनों सेम स्पीशीज के हैं तो यहां पर बेबी ह्यूमन पैदा होगा, मेल हो चाहे फीमेल हो फर्क नहीं पड़ता। क्या यहां ह्यूमन जब ब्रीड करेंगे तो ह्यूमन का ही बच्चा पैदा होगा एंड ये फर्टाइल होगा। हो सकता है इसको कोई डिसऑर्डर हो जिस वजह से इनफर्टाइल हो जाए, बट अदरवाइज क्या ये फर्टाइल होगा? बिल्कुल होगा सर। भाई अब कोई बीमारी वगैरह हो गई है तो अलग चीज है, लेकिन क्या ये बच्चा नॉर्मली जनरली फर्टाइल देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा सर। तो अर्नेस्ट मेयर साहब ने यही बात कही कि हम क्या कहेंगे, इन दोनों को सेम स्पीशीज का मेंबर कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम स्पीशीज के हैं, तभी इन्होंने जो बच्चा पैदा किया वो फर्टाइल है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा अर्नेस्ट मेयर साहब ने कहा। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कुछ अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को यहां पर हम लोग ले लेते हैं, अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को हम ले लेते हैं। हम कह रहे हैं हमने यहां ले लिया जैक। जैक क्या होता है? गधा होता है, मेल गधा होता है। तो जैक क्या है? मेल डोंकी। ठीक है, इसको हम लोगों ने ब्रीड कराया मेयर से, मेयर क्या होती है? फीमेल होती है, फीमेल हॉर्स होती है, घोड़ी होती है। तो ये मेरे भाई जैक एंड मेयर रिलेशनशिप कहलाता है। गधा अलग होता है, घोड़ी अलग होती है, गधे घोड़े अलग है, बिल्कुल अलग है। तो क्या इनका जो बच्चा पैदा होगा वो मेरे भाई फर्टाइल होगा? नहीं गुरुजी, यहां म्यूल पैदा होता है, खच्चर पैदा होता है, जो कि स्टेराइल होगा। क्यों? क्योंकि इसके मम्मी पापा जो है ये अलग अलग स्पीशीज के हैं। ये सेम स्पीशीज के होते तो बच्चा फर्टाइल होता। इन्होंने अर्नेस्ट मेयर साहब की बात नहीं मानी एंड इसीलिए मेरे भाई यहां पर इनका बच्चा क्या हो गया? स्टेराइल हो गया। तो ये जो यहां पर आपको म्यूल देखने को मिला है, खच्चर देखने को मिला है, क्या इस खच्चर के पिताजी गधे हैं? सच में ही गधे हैं, कोई द्वेष नहीं है इसके साथ। क्या इसकी माताजी घोड़ी है? यस गुरुजी। तो ये जो गधे और घोड़ी की जब बेसिकली मेटिंग हुई तो क्या यहां पर खच्चर पैदा हुआ है? ये स्टेराइल हो जाएगा? हो जाएगा गुरुजी। बदल के देख लेते हैं गुरुजी, बदल के देख लेते हैं। समझ लीजिए यहां पर मेल आपका हॉर्स है, घोड़ा है, पिताजी घोड़े हैं, एंड माता जी गधी हैं इस बार, है ना, फीमेल डोंकी है। अरे भाई मैं सही ही बता रहा हूं, सुनने में अजीब लग रहा होगा, मैं क्या कर सकता हूं। देखो तो यहां पर इसके पिताजी घोड़े हैं, माताजी गधी हैं, तो यहां पर क्या पैदा हो जाएगी? हिन्नी पैदा हो जाएगी। इनका बच्चा जो है ये हिन्नी कहलाता है। क्या ये हिन्नी भी स्टेराइल है? हिन्नी भी स्टेराइल है, एकदम स्टेराइल है, क्योंकि इन्होंने बात नहीं मानी, इन्होंने अर्नेस्ट मेयर दादा की बात नहीं मानी, इसीलिए मेरे भाई इनकी बैंड बज गई, इनकी पैंट फट गई। यस, ये स्टेराइल रह गए। यानी कि म्यूल और म्यूल पैदा नहीं कर सकता। अगर म्यूल बनाना है, अगर खच्चर बनाना है तो यही गधे और घोड़ी का मीटिंग कराना होगा, तब खच्चर बनेगा। हिन्नी बनानी है तो घोड़े और गधी की मीटिंग करानी पड़ेगी, तब बनेगी। हिन्नी से हिन्नी नहीं बन सकती, म्यूल से म्यूल नहीं बन सकता, ये स्टेराइल होते हैं, ये खुद आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। यस यस गुरुजी। अर्थात यहां पर मेरे भाई अर्नेस्ट मेयर साहब ने कहा कि दो इंडिविजुअल्स अगर सेम स्पीशीज के हैं तभी वो ब्रीड करके आगे फर्टाइल बच्चे पैदा कर पाएंगे। यानी इसका बच्चा अगर फर्टाइल हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों इंडिविजुअल सेम स्पीशीज के थे। सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में कैपेबिलिटी है कि वो आपस में मेट करके बच्चे पैदा कर पाए, जो फर्टाइल होंगे, जो आगे और बच्चे पैदा कर पाए। यहां पे क्या हुआ? जो बच्चे पैदा हुए आगे और बच्चे पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि इनके माता पिता अलग अलग स्पीशीज के थे। सर बात समझ में आ गई? सर बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना, बता दो ना। इतनी बात सारे शेरों को समझ में आ गई है तो एक बार ओ शेर इन द चैट सेक्शन प्लीज फटाफट बता दीजिए। यस। अब वो टाइगर और उसकी भी बात कर सकते हो। देखो अगर मेल टाइगर ले रहे हो तो इसका नाम पहले आ जाएगा, मेल पहले ले रहे हो तो टाइगर, लायन, तो यहां से आपका नाम आ गया टिग, यहां से ऑन तो बन जाएगा क्या? टाइगॉन। मेल अगर लायन ले लिया, फीमेल अगर टाइग्रेस ले ली, टाइगर ले लिया, तो यहां पे आपका लाई, यहां से गर तो लाइगर बन जाएगा। ठीक है,
पर इतना देखने की जरूरत नहीं है, यही बहुत है। ठीक है, बस ये देख लो कि आपको मेल का नाम पहले लगा देना है, उससे आप नेम इजीली डिराइव कर पाओगे। मैंने आपको क्या बताया, कैंपटन जर्मनी में अर्नेस्ट मेयर साहब जो है पैदा हुए, 100 साल तक ये जिंदा रहे थे, एंड दुनिया के 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में इनका नाम शुमार था। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इनको कहा जाता था, इन्हें जूलॉजी का अलेक्जेंडर कहा जाता था। ठीक है, एंड मेरे भाई इन्होंने करंटली एक्सेप्टेड जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है स्पीशीज की वो इन्होंने दी थी। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इनको मिला हुआ था, यानी बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रेफूड प्राइज। सर बात समझ में आ गई है? ऑलमोस्ट सारी बातें इसमें कवर हो चुकी हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे की बातें जो है हम लोग फर्दर चैप्टर की डिटेल में कर लेंगे कि इन्होंने क्या क्या बातें की थी। मेन यहां पर जितनी बातें आपसे सवाल के तौर पे पूछी जा सकती हैं वो हम लोगों ने कर ली। इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई? ये आपका कार्यक्रम है बेसिक इंट्रोडक्शन का। तो अभी हमने जस्ट 1 घंटा पढ़ाई की है, यस, और इसमें आपका बेसिक एस्पेक्ट मैंने क्लियर किया है। कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जो मैंने आपको बताया था कि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, आराम से मेरी बात को सुनिए। अब मैं आपके लिए एक लेक्चर डाल रहा हूं, 3 बजे के आसपास वो आएगा। अब मैं एक लेक्चर डाल दे रहा हूं, वो लेक्चर रिकॉर्डेड है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को देख ले। 3 बजे के आसपास आपका डला हुआ है, आप कहोगे तो मैं उसको रीशेड्यूल करके 2:30 बजे के आसपास करा दूंगा। ऑलरेडी बना हुआ है, नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, आपको पहले से पता होती हैं। नहीं भी पता होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो आप लिख सकते हो, वरना मैं आपको व्हाइट कलर के मेडीजी के प्रिंटेबल नोट्स भी दे दूंगा। आपके पास अगर है मेडीजी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, प्रिंटेबल दे दूंगा। यानी 2-3 पन्ना जो बेसिक बेसिक है, जो आज हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, इसके मैं आपको मेडीजी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर देख लेना है आज शाम तक। 1 घंटा 34 मिनट कुछ का या 1 घंटा 24 मिनट कुछ का आपका लेक्चर है, तो आराम से इसको आप देख सकते हैं 1.5x पे। आपका लगभग 1 घंटे में कवर हो जाएगा। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो टॉपिक है इट इज नॉट गिवन इन न्यू एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी में टॉपिक है ही नहीं। ओल्ड एनसीईआरटी में था, तो ओल्ड एनसीईआरटी आपको एनोटेटेड भी मिल जाएगी मेरी, एंड उसके क्वेश्चंस वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर इसको देख लीजिएगा, जब भी आपके पास वक्त हो इसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, पर फिर भी क्यों छोड़ना कोई भी काम, लैग क्यों करना है? इसको देख के खत्म करो। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि टीचर से टॉपिक छेड़ते नहीं है, मेरी वो आदत नहीं है स्किप करके जाने की, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि इस पे खामखा मैं 2 दिन वेस्ट करूं, कि मैं मंडे और ट्यूसडे इस पे वेस्ट करूं। इससे अच्छा मैं मंडे और ट्यूसडे को आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा, आपको मैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर रैप करके हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, जहां ज्यादा टाइम देना चाहिए वहां ज्यादा टाइम देंगे, राइट? तो ये जो है इसको आप बस देख लेना। तो मंडे ट्यूसडे को अगर हम जिस पेज से जा रहे हैं आपका ये चैप्टर कंसोलिडेट हो जाएगा। तो अभी 3 बजे के हिसाब से शायद लगा हुआ है, 3 बजे के लिए लगा हुआ है आई गेस, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 3 बजे के लिए तो लगवा दिया था मैंने, अब मैं देखता हूं अगर वो रीशेड्यूल हो पाता है तो मैं रीशेड्यूल करा दूंगा 2:30 बजे के लिए। नहीं अभी लगा नहीं है, अभी लगा नहीं है शेर, तो कराना पड़ेगा मुझे, राइट? 2:30 पे या जैसे भी जितनी जल्दी अर्ली पॉसिबल लग पाएगा उतना लग पाएगा, क्योंकि आज भैया बैंड है बजी हुई, यस। तो इसीलिए इसको आप देख लीजिएगा जिससे कि हमारा मटेरियल जो है कंसोलिडेट हो जाए और अच्छे तरीके से फिर हम आगे बढ़ पाए। करेक्ट है? करेक्ट है सर, ये हमने जान लिया है। एंड क्वेश्चंस भी इसके बाद में आप अटेम्प्ट करना। ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये एज इट इज मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, इनके आंसर मैं अभी मार्क कर दूंगा बिफोर गिविंग यू द पीपीटी। लेकिन आप एक काम करिएगा, आप इन क्वेश्चंस को, क्योंकि अगले लेक्चर से भी संबंधित कुछ सवाल है इसमें, तो बाद में एक बार आके इनको देख लीजिएगा। ठीक है जी? ठीक है सर, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो दिस इज इंट्रोडक्शन, हमने कुछ नहीं छोड़ा है, हम एक एक चीज पढ़ते हुए चल रहे हैं एनसीईआरटी की, एक एक पॉइंट, एक एक लफ्ज जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब पढ़ते हुए चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा लेक्चर को जब भी आपको टाइम मिले। फिर हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे मंडे को, और हम लोग टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ लेंगे आपकी ट्यूसडे को। तो मंडे ट्यूसडे में मान के चलिए ये चैप्टर आपका डन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी आपका डेटा आ रहा है फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स
वो आ रहा है नई एनसीईआरटी से ही, पर फिर भी एनटीए हर बार एक पीडीएफ जारी कर देता है, उसमें हमेशा डाल देता है कि व्हाट इज लिविंग भी आपके सिलेबस में है, तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो एक बार देख लेंगे अपने हिसाब से। करेक्ट है, करेक्ट है। आओ मेरे भाई कुछ डाउट वगैरह ले लेते हैं, कुछ डाउट्स वगैरह चेक कर लेते हैं। क्लास खत्म, बिल्ली का इमोजी, हंसने का इमोजी। आई एम इंटरेस्टेड इन बायोसेंट्रिक व्यू, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन बायोसेंट्रिक व्यू। ड्रैगन्स एग्जिस्ट करते हैं, करते थे क्या पता नहीं यार, ऐसा कुछ एविडेंस अभी तक तो नहीं है, ड्रैगन्स का तो नहीं है। ठीक है, हिन्नी और म्यूल का जेंडर क्या होता है? कुछ भी हो सकता है भाई, यूजुअली वैसे खच्चर जो सुने देखे तो मेल ही है भाई, है ना। सर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के क्वेश्चन कब देंगे? दे देंगे भाई, कल दे देंगे। सर आज क्या है, कुछ है का? हाँ आज कुछ तो है ही भाई, है ना, शनिवार है और भी कुछ भयंकर चीजें हैं आज भाई। सुर स्पेसिस कितनी नंबर की लगी है? हैं? सुर स्पेसिस कितनी नंबर की लगी है? स्पेक्स कितने नंबर का लगा है? लगभग 4.55 का है, इसके बिना मैं अंधा है। यस सर, हाँ खच्चर को स्टेराइल बोल रहे हैं। सर अन्नेगो बारी कोनो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कुछ तो है ही है। ठीक है, म्यूल प्लस म्यूल स्टेराइल बन सकता है क्या? म्यूल प्लस म्यूल करेगा कैसे? म्यूल प्लस म्यूल होगा कैसे, क्योंकि वो तो खुद ही स्टेराइल है, तो आगे बच्चे पैदा कैसे करेगा? सर नींद से फाइट कैसे करे? सुत्ते बाबू, नींद से फाइट कैसे कर सकता है? कोई जिंदा प्राणी थोड़ी है कि उसकी बुद्धि पकड़ ली जाके। नींद से फाइट नहीं करना होता, नींद जो है उस पर जीत प्राप्त करने के लिए आपको आंखें खोल के रखनी पड़ती हैं। 2 चाय के मग्गे मारो, आंखें टिमटिमाओ कम, ऑटोमेटिकली नींद हार मान लेगी, है ना। रॉन्ग डेफिनेशन, सेम स्पीशीज होगा ना? सेम स्पीशीज कहां होगा विप्पू यादव? एक बार देख लेते हैं। हाँ तो यही है ना, मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज कैन ब्रीड टुगेदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उसी को तो सेम स्पीशीज कह रहे हैं। वो तो हम लोगों ने दिया ना, वो तो स्टैंडर्ड है हमारा, पर आपकी खुशी के लिए लिख देते हैं यहां पर, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज कैन ब्रीड टुगेदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये भी ठीक है, दोनों बातें ठीक भाई। डेफिनेशन तो हम स्पीशीज की लिख रहे हैं, सेम स्पीशीज की, तो वो तो लॉजिकल बात है ना। पढ़ लो, आपके मन की शांति के लिए कर दे रहे हैं, खुश रहो। और कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, ये तो एकेडमिक डाउट है। आज इतनी जल्दी क्यों खत्म हुई क्लास? तबियत सही नहीं है दोस्त। व्हाट इज बल्क ट्रांसपोर्ट? प्लांट में पढ़ाएंगे भैया। आप कॉपर प्लस टेल्यूरियम है, थैंक यू दोस्त। मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी फिर उसू, रुकना रे बंदया, थकना रे बंदया, थैंक यू दोस्त। ये है ना भाई, इतनी केमिस्ट्री तो हमें भी आती है, थैंक यू दोस्त। रिएक्शन निकल नहीं रहा है अंदर से पूरा बट थैंक यू। जार्विस एक्सप्रेस ऑफ सेल साइकिल आज डलवा देंगे, अभी दे दूंगा, अभी डलवा दूंगा, ठीक है। अपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, सेल अपनी मौत खुद लिखती है अपनी कलम से, ठीक है। मम्मी ने क्वेश्चन पूछा था अपोप्टोसिस के बारे में, वाह सर, आपने तो डायनासोर देखी होगी। हाँ बिल्कुल, मेरे घर पे ही पाल रखे हैं 4-5, उनका ही रोटी पानी खावना का जुगाड़ करने के लिए ही मैं कमा रहा हूं बस। बहुत ज्यादा खाते हैं ना भाई, बड़े बड़े हैं, 16-16 फीट के हैं, बस उन्हीं के लिए काम चल रहा है ना। कल करेंगे भाई, गाना वाना सब कल करेंगे, आज मुझे छोड़ दिया जाए, आज बस मुझे जीवित रहना है शाम तक, क्योंकि कल रात को बहुत ज्यादा फीवर हो गया था एंड बॉडी एक है बहुत भयंकर, मैं बहुत लंबे टाइम तक खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाई मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करूं। इसीलिए चाहे आज जितनी जान थी कि भाई मैं 1-1 घंटे की 3 क्लास ले लूं, क्योंकि यूजुअली सैटरडे को मेरी क्लास होती है 1 से 3, 4 से 6, 6 से 8। अब मैं तीनों क्लासेस 1-1.25 घंटे की लूंगा, बट आई कांट प्ले विद योर कंसिस्टेंसी, मैं छोड़ के नहीं जा सकता एनी हाउ, मेरे को क्लास तो लेनी ही है एट एवरी कॉस्ट। तो इसीलिए बस ये है कि अब मैं आपके लिए वो नया सेशन डलवा दूंगा, और नए सेशन के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ आपके लिए शॉर्ट वीडियोस भी मैं डलवा दूं, वो जो सेल साइकिल सेल डिवीजन की आप कह रहे हैं, जार्विस एक्सप्रेस, वो भी डलवा दूं। कुछ कुछ देखते रहना, कहीं और सर लोगों की क्लास में जाके स्पैम मत करना यार, अच्छा नहीं लगता। आप अपना काम करो प्लीज, है ना, अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान है कि आप अपना काम करें, अपने काम से काम रखें, स्पैमर घोषित ना हो, कहीं खाम खा में ब्लॉक हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, है ना।
क्योंकि कहीं और जाके स्पैम करने से फिर वो आप रेडार में आ जाते हो, तो अल्टीमेटली फिर ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। अपना पढ़ाई करो, पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी का, इसीलिए बढ़िया तरीके से अपना काम करते रहेंगे हम लोग, है ना। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। भाई गोली वोली खा के आया हूं मैं, बट आई ट्राई टू गेट बैक सून। थोड़ा सा वापस लौटते हैं काम धंधे पे और अच्छे तरीके से काम करते हैं। मंडे को आई सिंग अ गुड सॉन्ग, पक्का पक्का प्रॉमिस एकदम, है ना। आज बस जितना हो पा रहा है उतना मुझे करने दें। तो ये हमारी एनसीईआरटी का बेसिक बेसिक भाग है। एंड अगला जो है मैं बना के डाल चुका हूं लेक्चर, वो आप देख लीजिएगा, मैं उसको रीशेड्यूल करा देता हूं। अर्लीस्ट पॉसिबल कितना हो पाता है मैं एक बार देख लूंगा। एंड यहां पर आपके जो क्वेश्चंस है इनका आंसर मैं मार्क कर दूंगा, पर आप चेक करना सेकंड लेक्चर देखने के बाद, ठीक है। ठीक है, चलो मेरे भाई, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया। आधे घंटे पहले छूट रहे हो, बिल्कुल दंगा मस्ती नहीं करनी है। मैं एक बार सर से बात कर लेता हूं जो हमारा लेक्चर डालते हैं। आई ट्राई कि 2:30 बजे आपका लेक्चर लग जाए, तो उसको देखना स्टार्ट कर देना आप। अदरवाइज अगर 3 बजे आपका लेक्चर लग रहा है, तब तक आधे घंटे का आपके पास गैप है, तब तक ये लेक्चर रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, एनसीईआरटी पढ़ लो, इसकी आगे की एनसीईआरटी पढ़ने लग जाओ। जो भी कर सकते हो करो, कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड, इधर उधर मत जाना, ठीक है। पढ़ाई करते रहो बस, किसी को परेशान नहीं करना है, अपने काम से काम रखना है, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, यानी मंडे को, और मंडे को ताबड़तोड़ पढ़ाई करेंगे। द लिविंग वर्ल्ड को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे 2 से 2.5 लेक्चर में खत्म कर दें लिविंग वर्ल्ड को। और फिर नेक्स्ट वीक ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ओर भी हम लोग अपना रुख कर रहे हो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ शीट्स मैंने प्रिंट होने और टाइप होने दे दी हैं, वो भी आप तक पहुंच रहे होंगे, उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। पिछली वाली में कुछ आंसर्स में गलतियां हो गई थी, आंसर्स इन द सेंस क्योंकि वो डीटीपी ऑपरेटर्स जब लिखते हैं तो बी का डी हो जाता है, कई बार डी का बी, वो भी एक मैनुअल एरर हो जाता है कई बार, तो वो मैं करेक्ट करा रहा हूं, तो दोबारा डलवा दूंगा, ठीक है। एक बार बस आंसर्स वेरीफाई कर ले रहा हूं खुद से, फिर दोबारा डलवा दूंगा। ऑलराइट, चलो ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, विल कैच यू टुमारो। ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।